आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय है औद्योगिक क्रांति की प्रगति। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, ये टॉपिक हम कल कर चुके हैं। अब है प्रगति। कौन कौन से ऐसे आविष्कार थे, जिन आविष्कारों की सहायता से, ऐसे कौन से आविष्कार थे और ऐसा क्या था कि औद्योगिक क्रांति हुई। कहते आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो डिमांड बढ़ी हुई डिमांड की पूर्ति करने के लिए, जब बढ़ी हुई डिमांड है उसकी पूर्ति करने के लिए एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ। कहते हैं लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार किए। और मैं आपको एक छोटी बात और बताता हूँ, जो ये आविष्कार हुए ना, मैं इस बीच में आपको बताऊंगा बेटा, काफ़ी आविष्कार ऐसे हैं जो अनपढ़ लोगों के द्वारा किए गए हैं। तो आविष्कार या कोई नया कार्य करने के लिए, कोई बड़ा कार्य करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई वैज्ञानिक हो। वही वैज्ञानिक बन जाएगा जो व्यक्ति कुछ करेगा। तो करना सबसे पहले है। अतः जो है सिंपल जो बातें हैं वो ये है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कोयले के मामले में यानी ईंधन, उसमें यातायात के साधनों में चाहे रेलवे आई हो, चाहे इंजन आया हो, चाहे जो है उन लोगों के द्वारा जो है सड़कों का निर्माण किया गया हो, चाहे यहाँ जो है कोयले का प्रयोग हुआ हो, चाहे लोहे का बड़े पैमाने पर, लोहे के साथ बड़े पैमाने पर इस्पात का प्रयोग हुआ हो। इसके साथ साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें एक और दिखाई देती है, वो ये है कि इस समय बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं और मशीनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। तो अब कौन कौन सी ऐसी बातें थी, कौन कौन से ऐसे आविष्कार हुए जिन आविष्कारों की सहायता से औद्योगिक क्रांति आने में सहायता मिली। तो हमारा टॉपिक अब प्रारंभ मैं जो करता हूं, आप अपना कैमरा ऑन ऑफ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेटा इसमें बहुत ज़्यादा नेट यूज होता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, कहते बेटा 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में विदेशी व्यापार काफी फैल चुका था। 1750 ईस्वी तक यहाँ तक कुछ नए चीजें क्रिएट हो चुकी थी। इनके पास पूंजी बहुत ज्यादा थी और डिमांड थी भाई, डिमांड बहुत ज्यादा थी। 1750 से लेकर 1870, या मैं 1850 कहूँ बेटा, इस काल के दौरान, इस बीच का काल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है। इस काल में इंग्लैंड में अनगिनत ऐसे कार्य होते हैं, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे लोहा उद्योग हो, कोयला उद्योग हो, परिवहन संचार हो, मशीनों के क्षेत्र हो बेटा, शक्ति, वाष्प शक्ति, भाप शक्ति, फिर जो आगे जाके कोयले का प्रयोग, फिर जो बिजली का प्रयोग, पेट्रोल डीजल का प्रयोग, ये अनेक प्रकार के हमें प्रयोग यहाँ दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लैंड में हम क्रांति की बात करें, किस चीज में आई, सबसे पहला जो एफर्ट हुआ वो वस्त्र उद्योग में क्रांति होती है। कपड़े उद्योग में, सबसे पहले कपड़े के मामले में इंग्लैंड में एक बात कहते हैं, इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र, क्योंकि बेटा यार बहुत ज्यादा भेड़ें थी, गर्म इलाका नहीं सर, ठंडा इलाका ज्यादा है, तो यहाँ ऊनी वस्त्र बनाने में तो उन लोगों को महारत हासिल थी। लेकिन सूती वस्त्र की बहुत ज्यादा डिमांड थी यहाँ। जब यहाँ सूती वस्त्र की डिमांड थी, तो सूती वस्त्र की डिमांड होने के कारण ये कहाँ से लेके आते थे, कहते मोस्टली ये भारत से लेते थे, या भारत जैसे अन्य देशों से सूती वस्त्र लेते थे। अब जो सूती वस्त्र जो लेते थे, उसके अवेज में इन्हें ज्यादा धन खर्च करना पड़ता था। कहते आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सबसे पहले तो सरकार के द्वारा यहाँ प्रतिबंध लगा दिया, भाई भारत से सूती वस्त्र ना लाओ, प्रतिबंध। अब डिमांड है तो क्या करेंगे लोग, डिमांड है तो अब उद्योगों के ऊपर, इंग्लैंड के जो उद्योगपति हैं, इंग्लैंड के जो कारीगर हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। अब उनके ऊपर दबाव बढ़ने लग गया, भाई सरकार ने तो आयात पर प्रतिबंध लगा दिया वहां से,
अगर किसी के पास जो सूती वस्त्र, भारतीय सूती वस्त्र मिलता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जुर्माना लगाया जाएगा। अब डिमांड है, अब डिमांड है तो पैसा मिलेगा भाई, सीधी बात है। अब डिमांड थी तो डिमांड के कारण अब एक प्रेशर हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को स्थापित किए जाए, वस्त्र उद्योग, कपड़े दो, सूती वस्त्र दो। इसी दौरान कहते हैं कि जो है कुछ परिवर्तन हुए, और देखते देखते चाहे वो बेटा फ्लाइंग सेटल आई हो, चाहे स्पिनिंग जनी आई हो, चाहे मैयूल आया हो, चाहे वाटर फ्रेम आई हो और पावर लूम कोई भी हो, और चाहे उसमें रंगाई और जो है ब्लीचिंग का काम होने लग गया हो, ये सारे के सारे काम मिलकर, इन सभी कामों ने मिलके कहते हैं कि चेंजिंग कर दी, चेंजिंग कर दी। और जो है वस्त्र उद्योग और लोहा उद्योग, अब जो माल जो था ना, पहला हाथ से बनाया गया, चरखे पे काता गया, हाथ से तकलियों की सहायता से काता गया, यो सिस्टम जो है ना चेंज हो गया। अब इसके स्थान पर मशीनों के द्वारा प्रयोग बढ़ गया। कहते हैं कि इंग्लैंड को विश्व का कारखाना बढ़ा दिया इन चीजों ने, और इंग्लैंड की देखी देखी धीरे धीरे अन्य यूरोपियन जो देश थे, फिर जो अमेरिका था, फिर जापान था, इन देशों का भी औद्योगिकरण हुआ। सबसे पहले कहते फ्लाइंग सेटल। बेटा फ्लाइंग सेटल जो है ना, इसका जो आविष्कार किया था, इसका आविष्कार जॉन के नामक एक व्यक्ति है। 1733 ईस्वी में जॉन के ने इसका आविष्कार किया। कहते कि जॉन के जो था, इसने क्या किया, इसने एक लकड़ी की मशीन से बुनाई कर दी शुरू, एक मशीन बनाई। अब धागा दुगना बनने लग गया भाई, धागा जो था वो दुगना, पहला एक धागा निकला करता हाथ है, और वो जो है देखो हाथ से बनाने की एक सीमाएं हैं, लेकिन मशीन के बनाने की कोई सीमाएं नहीं है। तो जो ये फ्लाइंग सेटल जो बनी, इससे क्या हुआ, कपड़ा जो है बुनने में डबल बुन लग गया, कपड़े की चौड़ाई भी अधिक थी, लेकिन जो है इसमें जो सूत की कताई बहुत धीमी थी। कपड़ा खातर सूत चाहिए, सूत कम था, परिणाम कताई में एक आविष्कार और हुआ, कताई में और जो है एक आविष्कार और हुआ, एक क्या अनेक आविष्कार हुए। अब लोगों को प्रोत्साहित किया गया, भाई घना ते घना सूत कातो, नए नए आविष्कार करो। अब 1760 में कहते हैं इंग्लैंड में कताई, बुनाई तो होने लगी, बुनाई कताई, भाई कताई खातर यानी सूत दो, सूत दो तो क्या करें, इंग्लैंड में जो है एक घोषणा की गई, किस चीज की, कि जो आदमी कताई के लिए कुछ करेगा, अगर आविष्कार करेगा ना, उसको पुरस्कार दिया जाए। उसको क्या, जितने करेंगे सबको पुरस्कार दिया जाएगा, यानी उनको प्रलोभन भी दिया गया, उनको मान सम्मान का प्रलोभन दिया गया, पैसे का प्रलोभन दिया लोगों को। फुल्ले में जुकर कई बार जो है सुनो 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 और भाई, जो कोई चीज जो कोई किसी का पता बता देगा, लोभ लालच देते हैं। तो बेटा इस प्रकार का लोभ लालच जो है यहाँ दिया गया। जान के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहते हैं जान के जो था ना, मशीन का बुनकरों ने विरोध किया। उन्होंने क्या किया, उन्हें अपनी बेरोजगारी का डर सताने लगा। देखो भाई, हाथ से काम करने वाला आदमी घना से घना 12 घंटे काम कर लेगा, और यह मशीन दुगना काम करने लग रही है, और दुगना काम करे, एक आदमी दो आदमी लग रहे उनको बराबर करे, और इसकी सीमा नहीं है, ये 24 घंटे काम कर सकती है मशीन, और एक आदमी की सीमा है। तो कुल मिलाकर देखा 10 आदमी बराबर काम करने लग रही है। इससे कहते हैं कि जो कारीगर थे ना, बुनकर थे, उनमें बेरोजगारी का भय स्थान लग गया, और वो जान के पीछे पड़ गई। और कहते बेटा इसने जो है ये इंग्लैंड से भागना पड़ गया था, इंग्लैंड से भागना पड़ गया। मजदूरों ने, जो कारीगर थे, उनने इसका विरोध करे, इसकी जान के लाले पड़ गई, और ये फ्रांस में जाके ने सण ली, और कहते बड़ी गरीबी की हालत में मरा था। अब आई स्पिनिंग जनी। ठीक है भाई, बुनाई का उसमें तो थोड़ी तेजी आ गई। अब बुनाई खातर काता कौन है, सूत कौन काटता है, सूत तो बेटा हाथ से काटे जाते हैं। अब सूत की डिमांड बढ़ गई, जानके की मशीन के बाद सूत की डिमांड बढ़ी। कहते हैं
स्पिनिंग जेनी आई, स्पिनिंग जेनी आई। कहते जेम्स हारग्रीव्स ने 1765, ये बेटा 2-2 नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में किया। इसमें क्या हुआ, कहते हैं कि उसने जो है एक मशीन बनाई, लकड़ी की मशीन को ब्लैकबर्ग के काश्तकार जेम्स हारग्रीव्स ने मशीन का रूप दे दिया। इस मशीन की सहायता से कहते 8 सूत जो है, 8 सूत कटा है इकट्ठे, यानी 8 लाइन जो है सूत की बना दी, 8 अलग अलग जो है लाइनें बना दी। और इस मशीन की सहायता से बेटा, इस मशीन की सहायता से ये करती है, यानी मैं ये बात कहूं कि बेटा 8 आदमी का बराबर सूत काटता है या मशीन। सिंपल तरीका है, अगर 8 जो इसने जो ये मान लिया हमने 8 डंडे खड़े कर दिए, एक साइड एक आदमी काटता है सूत और एक साइड 8 कतरन लाग रहे हैं। लेकिन इसका सूत जो था ना, एक तो कमजोर था और एक मोटा था, लेकिन सूत की डिमांड जो थी उसको तो पूरा करा इसने। सूत की डिमांड को तो इसके द्वारा पूरा किया गया। इसी दौरान एक आविष्कार होता है, वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम जो है का आविष्कार होता, आर्कराइट के द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ, इसमें सूत भी गणा कताएगा, और जो है इसमें जो है आर्कराइट ने जो करा है, ये पानी के बहाव के कारण चलती थी मशीन। पानी के बहाव के कारण मशीन चलती, जहां पानी का बहाव तेज होता था। मशीन भारी भी थी, ये भी क्लियर है। पहले तो इसके बेनिफिट सुनो क्या हुआ। इसका बेनिफिट कहता बेटा, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये था कि कहते आर्कराइट ने सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली और कारखाना पत्ती का जन्म किया। क्यों? क्योंकि अब देखो, पहले तो घरों में जो सूत काट लिया थे, ठीक है भाई, कुछ भी आया हो, चाहे बेटा स्पिनिंग जेनी आई हो, चाहे फ्लाइंग सेट लाई हो, तो घर में काम हो जाएगा। लेकिन वाटर फ्रेम जो थी, वाटर नाम में पानी दे रखा है, और पानी से चलने वाली मशीन, पानी की सहायता से, जहां पानी का बहाव ज्यादा होता था वही मशीन, यानी नदियों के झरनों के किनारे लगा दिया। अब क्या हुआ, जो घरेलू उद्योग था ना, घरेलू उद्योग से चीजें निकल कर कारखानों पहुंच गई। यानी कारखाना पत्ती का अगर जन्मदाता की बात हम मान ले तो आर्कराइट को कह सकते हैं। आर्कराइट निकाल कर ले गया इस चीज को। अब इस बात का बड़ा बेनिफिट हुआ भाई। बेनिफिट ये हुआ कि जो है सूती वस्त्र में चेंजिंग आ गई, सूती वस्त्र उद्योग में बिल्कुल चेंजिंग आ गई। अब एक कारखाना पत्ती का जन्म हुआ। इसके बारे में कुछ कहते हैं आर्कराइट के बारे में। आर्कराइट ने स्टुअर्ट नामक व्यक्ति से मिलकर वाटर फ्रेम के साथ डर्बी में एक कारखाना भी खोल दिया इसने। 1785 में वाटर फ्रेम का पेटेंट हुआ। अब कहते डर्बी डेल ने मिलकर स्कॉटलैंड, यानी अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में इसके द्वारा बेटा कारखाने इनके द्वारा स्थापित की गई। 1786 ईस्वी में जॉर्ज तृतीय, जिसे हम कर्षक राजा भी कहते हैं, जॉर्ज तृतीय ने इसे नाइट की उपाधि दी, नाइट की उपाधि दी। 1792 में इसकी मृत्यु होगी। अब एक बात का एस्टिमेट लगा सकते, कहते हैं कि जो है जब इसकी मृत्यु हुई ना, इसके पास 5 लाख पौंड की संपत्ति बन चुकी थी। यानी जो है एक बड़ा उद्योगपति ये बन चुका था, एक बहुत अमीर आदमी ये बन चुका था बेटा। अब जब अमीर आदमी बन गया तो लोग जो और भी लोग देखे हैं, तो यानी हम ये कहें कि इसके द्वारा जो है वाटर फ्रेम का आविष्कार ही नहीं किया गया, अपितु कारखाने भी बनाए और बड़ी संख्या में मशीनें बेची भाई। अगला आता बेटा मयूल। सूत काटने की एक अन्य मशीन जो है मयूल थी, जिसको सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाया था। इसमें क्या था, इसमें बेटा स्पिनिंग जनी और वाटर फ्रेम दोनों की खासियत थी, दोनों की खासियत थी। कहते प्रारंभ जो थी ना, या लकड़ी मशीन जो है लकड़ी की थी और हाथ तक चल करती, लेकिन 1792 ईस्वी में बिल्कुल चेंजिंग। और चेंजिंग क्या, इसमें जो है
हेनरी स्टोन ने लोहे की मयूल बनाई जो वाष्प शक्ति से चलती है। यानी अब जो है हाथ का प्रयोग नहीं, जो है व्यक्ति नहीं चलाता, अब जो है वाष्प शक्ति से इसका प्रयोग होने लग गया। अब क्रांति आ गई भाई, जब वाष्प शक्ति का प्रयोग होने लगा तो क्रांति आ गई। इसके बारे में कहा जाता है कि जो मयूल बनाने की मशीन यानी फैक्ट्री लगा दी। अब कहते हैं 1797 से लेकर 1799 के बीच में 22 मयूल मशीनें बेची गई। अब इसकी एक खासियत और बता रहा है, ये कहता है कि इस मशीन में कम से कम 168 और अधिक से अधिक 408 तकलियां थी। यानी सूत कातने की मशीन सूत काट सकते बेटा, एक टाइम में एक मशीन 408 आदमी का काम कर सके थी, और वो भी अगर एस्टिमेट लगावा या 24 घंटे चल सके है। जब ये मशीन बेटा 24 घंटे चल सकती है, इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस मशीन की सहायता से हजारों आदमी काम कर सकते थे, क्योंकि आदमी की काम करने की, हाथ से काम करने की एक सीमा होती है, मशीन से काम करने की सीमा नहीं होती। इसको 24 घंटे भी चलाया जा सकता, 20 घंटे भी और 18 घंटे भी ये काम कर सकती है लगातार। तो इससे जो है चेंजिंग आ गई बेटा। इसका जो सूत कात्या था ना, बारीक था और मजबूत था। कहते सूत काटने के लिए सर्वप्रथम फैक्ट्री प्रणाली का जन्म हुआ। एक बात देखो, जो कर आजकल हमारे द्वारा रील है, देखो ये आप जो मशीन में, जो सिलाई की मशीन में हम जो शर्ट सिलवाते हैं, वो कितना बारीक धागा है, और बारीक तो बारीक। फिर जो आपने देखा होगा, ये और भी बारीक जो नाई रखे हैं, ये धागा मजबूत भी है और भी उसमें है। तो बेटा ये जो धागा है, इसका प्रारंभ जो है इंग्लैंड से हुआ, और धीरे धीरे इसमें चेंजिंग आती चली गई। फिर आता है पावर लूम। बेटा कहते कताई, चलो भाई बुनाई का ओ सॉरी इसका जो है कताई का काम बड़ी तेजी चल रहा है। अब जो है कताई का काम तो तेजी चल पड़ा, यानी जो है सूत कातने का, धागा बनाने का। अब बुनाई का काम कहते हैं भी हाथ से चल रहा है, बुनाई का काम हाथ से चला हुआ है। अब बुनाई का जब काम हस्त से चला हुआ है, तो कहते कारीगरों पर बहुत काम था कि सूत खूब था भाई, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, कारीगर खूब हांगा लाने लग रहे हैं, उनको खूब धन मिलने लग रहा है उन्हें, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो लग रही। अब क्या हुआ, 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट नामक एक व्यक्ति ने, एडमंड कार्टराइट एक व्यक्ति है, इसने क्या करा, पावर लूम नामक मशीन बना दी भाई। और ये क्या चले थी, ये शक्ति से चलती थी, ये भाप से चलती थी, वाष्प से चलती थी, आगे जाके कोयला चलने लगी, फिर यह जो है भाई अलग अलग चाहिए, इसमें बिजली लगा लो कुछ लगा लो, इनसे चलने लगी। 1787 में दूसरी फैक्ट्री भी इन्हें जो फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी इन्हें, और जो है धीरे धीरे बड़े पैमाने पर मशीनें बननी प्रारंभ हो गई। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि बेटा कपड़ा उद्योग में क्रांति आ गई, बुनाई भी होने लगी, कताई भी होने लगी, दोनों काम होने लगे और बड़े पैमाने पर होने लगे। जब ये बड़े पैमाने पर ये काम होने लगे, तो परिणाम ये हुआ कि जो है औद्योगिक क्रांति आने में सहायता मिली। इनके बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको, जो है जितने भी ये मोस्टली जो काटने वाले बनाते हैं ना, जो भी आविष्कारक हुए हैं, उन आविष्कारों के बारे में एक आधन छोड़ दो, अन्यथा मोस्टली बेचारे गरीबी की हालत में मरे हैं। प्रारंभ में इनकी बात को वेट नहीं दिया गया, लेकिन फिर इसके पेटेंट को लोगों ने खरीद लिया, और जो उनने इसके ऊपर काम किया, जैसे हाथ बांध दिए इन किस्म के, तो अलग अलग का। फिर आता बेटा प्रिंटिंग और ब्लीचिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बताओ, एक जिसे व्हाइट कपड़े पहन रहे हैं भाई, धोले कुर्ते पजामा, धोला पैंट शर्ट, धोला सूट सलवार, व्हाइट सफेद, धोला अपना क्या आगरे हट गए सफेद। अब जो सफेद जो कपड़े पहन रहे हैं, उसका क्या वो है भाई, कितने सिला लेगा? अगर एक जैसे कपड़े ही पहनने हैं, उस तरह के कपड़े है नहीं, सोचेगा छोड़ यार, मान लो जो है व्हाइट शर्ट 4 तो पड़ी है मेरे पे, चल 6 तो पड़ी है, ऐसा ही है, मानते हो? सूट का बेटा यो होगा रेणु, यो काम होगा, सूट का कुछ और है साहिल।
अगर शर्ट तभी व्हाइट पहन रहा फिलहाल, अगर ये व्हाइट शर्ट है व्हाइट पहनी है, एक दो ये चीज है, व्हाइट है बस, व्हाइट पजामा और व्हाइट कुर्ता या शर्ट है, क्या करेगा, क्या खरीदेगा, बता भाई। सुन भी रहा है नहीं, मैंने बता कदे ठा के दूर धर दिया हो ऐसा, 2 की 4 खरीद लेंगे साहिल। अरे कहाँ है भाई, नू बता दो मैंने नॉर्मली, देखो मैं इतना यार हंगा लाऊं हूँ, कोशिश करूं, हम कदे ऐसा काम ना कर रहे हो, ठा के दूर धर देंगे और अपने ठीक है गुरुजी भोग की जाएंगे, ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो, सुनो भी होग नहीं। ये व्हाइट शर्ट की बता मैंने, अगर व्हाइट शर्ट ही है तो कितनी शर्ट खरीदेगा, वो पहननी है कुछ नहीं पहनना, खरीद लेगा 40-50, नहीं खरीदा है कोई भी आदमी। व्हाइट अगर अलग अलग कलर की हो तो, कोई अलग अलग डिजाइन हो तो, इससे पहले बेटा एक सिस्टम था, अब क्या हुआ, प्रिंटिंग और ब्लीचिंग, प्रिंटिंग आ गई 18वीं शताब्दी में, थॉमस बेल ने सिलेंडर पेंटिंग का आविष्कार किया, जिससे हाथ से छपाई बंद होगी, हाथ छापे मारा कर दे अलग अलग, वो जो है वो मजबूत भी नहीं होया करती, जो कर कई बार कपड़े देखा, कपड़े आपा ने भेया और उसमें कलर लिकड़ गया, तो ये होया करती, कच्चा कलर होया करता। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें जो चेंजिंग आ गई, अब कपड़े में छपाई होने लगी और वो मशीनों से होने लगी, कलर भी ज्यादा अच्छा था, प्रिंटिंग भी ज्यादा अच्छी थी, और इसके साथ एक और कहते हैं, एक ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पर जो है, ब्लीचिंग होता है बेटा कपड़ों को सफेद करने की प्रक्रिया, अगर उनको कुछ लग गया उनको सफेद कर देगी, उसके बाद कोई भी कलर उनको दे दो, बाई चांस मानना कि उसको ब्लैक लग गया, उसको व्हाइट कर देगा, ब्लीचिंग ब्लीच डाल के बिल्कुल व्हाइट कर देता है। तो ये आविष्कार हुए 1801 में, जे गार्ड ने छपाई में उन्नति करी, और धीरे धीरे देखते देखते कहते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ साथ दूसरे बढ़िया कलर, बढ़िया डिजाइनिंग, अलग अलग प्रकार की जो है प्रिंटिंग, छापे, बड़े पैमाने पर इस चीज का प्रयोग होने लग गया। अब क्या हुआ, वस्त्रों की डिमांड बढ़ गई, भाई लिया भाई यो दे दे मेरी, या जो चादर दे दे, ये कंबल दे दे, इस प्रकार की डिमांडें बढ़ गई। एक प्रकार के तो डिमांड नहीं थी, जब डिमांडें बढ़ी इसमें वैरायटी आई, तो वैरायटी आने से डिमांड बढ़ी, और परिणाम ये हुआ कि लोगों ने जो है बड़ी संख्या में खरीदना प्रारंभ कर दिया, और जो है प्रिंटिंग और ब्लीचिंग के बड़े बड़े कारखाने इस प्रकार से जो मशीनें आने लगी, छापा खाना आना। एक कॉटन जीन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आता बेटा, कॉटन जीन है, बिंदोड़े जो है, जो कपास से बिनोला निकालते हैं, ठीक है भाई, सूती में बुनाई भी तेज होगी, बुनाई में धागे बनाने लग गए, और भाई जो है बड़े पैमाने पर जो वस्त्र बनने लग गए, लेकिन दोनों जब तक कल्पना नहीं की जा सकती थी, जब तक उन दौरे बिनोला निकल कर कपास ना हो तो रुइया नहीं मिलेगी, कहां से बनाएंगे वो, ये सिस्टम था। इसमें प्रक्रिया बड़ी धीमी थी, तो कहते हैं कि एक सिस्टम हुआ, एली व्हाइटले अमेरिका का एक शिक्षक था, इसने 1793 ईस्वी में रुई साफ करने की मशीन कॉटन जीन बना दी। इसकी सहायता से कहते हैं कि बिनोला निकालना बड़ा आसान हो गया। अरे भैया जब 50-50 आदमी काम कर देख लिए और धीरे धीरे सुधार हुआ, तो अनेक लोगों का अकेली काम, पहले तो लठ मार मार कर, या उन्हें बैठे बैठे जो मजदूर थे बैठे बैठे उसमें बिनोला का डा कर दे। एक परंपरागत विधि थी, हस्त विधि थी। अब जो है विधि में चेंजिंग हुई और बड़े पैमाने पर कपास से बिनोला निकाला जाना प्रारंभ हो गया। इससे इससे वस्त्र उद्योग में बिल्कुल चेंजिंग आ गई। अब खासकर सूती वस्त्र, जिसकी इंग्लैंड में और इंग्लैंड के बाद जो अन्य देशों में बड़ी डिमांड थी, ये इन सभी आविष्कारों से वस्त्र उद्योग बड़ी तेजी से फैला। अब कहते हैं भाई ठीक है, ये सारे काम तो हो गए, कहते आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
अब जो है वाष्प शक्ति का प्रयोग हुआ, पहले हाथ से कराया कर दे, अब वाष्प। सबसे पहले आदमी ने क्या करा, वो दोगों को नया सिस्टम हुआ, वाष्प शक्ति के प्रयोग से कारखाने चलाया कर दे। इसमें भाई चाहे आप बेटा जल शक्ति लगा लो, और चाहे जो है पवन शक्ति लगा लो, पवन का मतलब हवा लगा लो, चाहे पानी तो चलो, इस तो चलो। इसकी एक सीमाएं थी भाई, जड़ा तेज हवा चलती होंगी उड़े पवन शक्ति का प्रयोग होगा, जहां पानी का बहाव ज्यादा होगा वहीं होगा। कारखानों की सीमाएं थी। हालांकि जल शक्ति और जो है पवन शक्ति वायु, इनके प्रयोग से कारखाना उद्योग स्थापित होने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल हुआ। लेकिन समय के साथ साथ चेंजिंग आई, इसकी एक सीमाएं थी और उससे आगे नहीं जा सकती थी ये। पानी का बहाव, जो पानी से चलने वाली मशीन थी बेटा, पानी का बहाव जहां होगा ये वहीं चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। उत्पादन कहां से होगा, नहीं होगा। अब क्या हुआ, अब जो है नई नई चीजें आई। न्यूकोमैन एक अंग्रेज इंजीनियर है, उसने सर्वप्रथम इंजन बना दिया। इंजन और वाष्प शक्ति से चलता है। इसका प्रयोग बेटा खानों से पानी निकालने के लिए किया गया। इंजन भारी है, ठीक है, अब समय के साथ सुधार हुआ। जेम्स वॉट ने लेबोरेटरी एक तकनीशियन था बस यो, इसने क्या हुआ, जो ये इंजन बनाया था ना न्यूकोमैन का, इसमें सुधार कर दिए। अब इंजन जो है, पहले घड़ा कोयला खाया करता, कोई क्या बोलते खपत करा था कोयले की, अब क्या हुआ, अब जो है इसमें खपत कम होने लगी, काम घना होने लगा। धीरे धीरे और सुधार हुए। जेम्स वाट ने एक इंजन में और सुधार किया। अब जो है धीरे धीरे मैं कहता हूं कि सुधार होने प्रारंभ हो गए। बेटा इंजन हल्के भी हुए, उनमें जो है कोयले का प्रयोग भी कम हुआ, और ये इंजन जो है, इन इंजनों की सहायता से खानों से पानी निकालना या मशीन के रूप में इन इंजनों का प्रयोग होने लग गया। जुकरा पर चक्की में आटा पीसा, हाँ, इंजन की सहायता से। उसी तक बिजली पहुंचा लिया, हाँ, उसी तरह अन्य मशीन चला लिया, हाँ, ये सारे काम भाई आड़े भी होने लग गए। इसी दौरान कहते कि कुछ नया सिस्टम हुआ भाई, वाष्प शक्ति का प्रयोग कराया कर दे। अब जो है लोहा, कागज, छापे खाना, कृषि यंत्र, जहाजरानी, बंदरगाह, रेलवे, अन्य जो सिस्टम था ना, इन सभी में इन इंजनों का प्रयोग होने लग गया। 1814 में कहते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला लोकोमोटिव इंजन बनाया, जिसका प्रयोग रेल का गड्ढा कह लो, किस्म का जो गड्ढा अगर पहले वाला इंजन है उसकी बात है यहाँ। अब कहते कि इससे क्या हुआ, इससे बेटा क्रांति आ गई। जो हमारे रेलवे ने खेचन खातर है तो मशीन ना मत इस इंजन की ने वो कह रहा गांव में धुआं पाड़ दिया भाई, इतनी तेजी से विकास किया इसने। अब जो है चेंजिंग आई और परिणाम ये हुआ कि भाई जल शक्ति, पवन शक्ति, इसका स्थान जो है अब डीजल ने, पेट्रोल ने, और जो है विद्युत, बिजली, बिजली की देख रेलवे लाइन कितनी बिछड़ी यार है। पहले हमने देखा करते कोयला वाली रेल चला करती, और शुरू में जब रेल चली अंग्रेजों ने वहां से चलाई तो घोड़ों से खींची गई थी। उसके बाद जो इंजन की सहायता से खींचने लगे, तो परिणाम बेटा ये हुआ कि इससे जो है औद्योगिक क्रांति आने में का सहयोग मिला, क्योंकि इन इंजनों की सहायता से जो मशीनी युग का प्रारंभ हो गया। लोहा और कोयले का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज कड़ी है। लोहे का प्रयोग जो है, इससे क्या बेनिफिट हुआ, और कोयले का पहले लकड़ी का प्रयोग होया करता। अब लकड़ी का तो भाई एक सीमा है, जंगलों को साफ करना, लकड़ी की आंच जो है ना, आग, वो कम होगी, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, और उसकी तुलना में, इस लकड़ी की आग की तुलना में कोयला जो है, कोयले का जब प्रयोग होने लग गया 709 ईस्वी में इब्राहिम डर्बी ने कोक से लोहा पिघलाने का प्रयोग किया, यानी कोयले का प्रयोग किया। पहले लकड़ी का प्रयोग कर दी, और कोयले की आंच बेटा तेज और लंबे समय तक रहती है और कम प्रयोग होता है। एक तो जो है 50 मन लकड़ी फूक लो, एक साइड 50 मन लकड़ी और एक साइड जो 2-1 मन कोयला,
2-1 मन कोयला जो उस तो बाद बढ़े है। इससे जो मजदूरी भी कम होगी, जो लोग 50 मन ठा के लाएंगे, 2 मन ठा के लाएंगे, मजदूरी पैसा बचने लग रहा है। अगर वो गाड़ी में आने लग रहा है तो एक तो जो है 50 मन वेट लेने लग रहे हैं और एक जो 2 मन वेट लेने लग रहे हैं, इस बात का भी फर्क रहा। अब कहता है कि लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल 750 ईस्वी तक किया जाता रहा, परंतु नई खोजों ने अब कोक लकड़ी अब कोक एक नया सिस्टम आ गया, कोयला जो आजकल आपने खाना में देखा, हमारी जो रेलगाड़ी भरी जाया करें, इसकी बात है। इससे क्या हुआ बेटा, इससे क्रांतिकारी कदम हुआ। अब भट्टियों में ज्यादा काम जल्दी से पिघलाना शुरू हो गया और जो इससे उत्पादन बढ़ा भाई। अब एक सिस्टम और भी होया, कहते हैं कि अब लोहे में क्रांतिकारी कदम होने लग गया। लोहे को पिघला के उसका जो आकार बदल देते हैं, याद होगा डायलॉग, लोहे को पिघला के आकार बदल देते हैं भाई। लोहा पिघलाने लगी। अब लोहे को पिघला कर भट्टियों की सहायता से अब इससे शुद्ध लोहा था, बढ़िया लोहा निकलने लग गया। भट्टियों की सहायता से पिघला के उसको मिलेगा। अब इस लोहे का काम क्या करा, लोहे तो भाई हथियार भी बनाए उन्हें, लोहे से मशीनें भी बनाई, लोहे से जो है घर की जो ये दरवाजे बनाए, लोहे से जंगले बनाए, जो अनेक काम लोहे से किए जाने लगी। लेकिन लोहा भारी होता था, मशीन बना दी और ठेल मशीन बना कर दी, उन प्रयोग करना और भाई कम चला कर दी, उनकी स्पीड कम हुआ कर दी, तो चेंजिंग आने लगे। अब क्या हुआ, अब जो है लोहे के स्थान पर इस्पात का प्रयोग होने लगा। इस्पात ने ले लिया, क्योंकि इस्पात लोहे से हल्का, मजबूत और ना जंग लागे, और भाई लचकदार भी था। लोहे को साफ करके उसमें कार्बन मैग्नीज मिलाया कर दो, लो तो ला गया था लेकिन और चीजें मिलाया, कार्बन मिला दिया, मैग्नीज मिलाया, इसकी सहायता से बेटा लोहा जो है उसको इस्पात का रूप दिया। मैं कुल मिला के हम कहे कि नए नए आविष्कार करे उन्होंने। न्यूकोमेन और जेम्स वाट के जो आविष्कार थे, हेम्फ्री डेवी का जो आविष्कार था, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार करा। इससे पहला जो सीधे दीवे लाया कर दे, जुगर मोमबत्ती लाया कर, दीपक लगाया कर दे, और इससे क्या हुआ, नुकसान क्या होता, आग लाग जाया कर दी। इसकी सहायता से खादानों में रोशनी हुई, फैक्ट्री जो थी फैक्ट्री में रोशनी हुई, परिणाम ये हुआ कि क्रांतिकारी कदम हुए। हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है। इसके बारे में जो कुछ और बात, छोटी छोटी बातें और इसमें कहते हैं, जो इसमें अच्छी लाइनें लिख रखी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन 1815 ईस्वी में है ना, ब्रिटेन के कुल घरेलू निर्यात मूल्य का 40% सूती वस्त्र थे, था 18% ऊनी वस्त्र, जो 1838 में बढ़कर 50% से अधिक हो गए। यानी सूती वस्त्र में चेंजिंग आई है, उसमें कल्पना कर सकते हो कितना ज्यादा हुआ। 1800 ईस्वी तक आविष्कार जो होने लग रहे धीरे धीरे, इन आविष्कारों की सहायता से जेम्स वाट का जो मशीन जो जो इंजन था, रोटेटिव इंजन, 500 इंजन 1800 में बिक चुके थे 18 तक। अब 500 इंजन बिकेंगे, इसका मतलब 500 फैक्ट्रियों में काम बड़ी तेजी से होने लग रहा है, उत्पादन बढ़ने लग रहा है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो लोहे का उत्पादन जो 1760 में इंग्लैंड में जो 30,000 टन प्रति वर्ष लोहा था, 1900 में बेटा ये 2.5 लाख टन हो गया बढ़कर। तो अलग अलग चीजें हैं इसमें। जो एक बात और भी कहता है कि जो है 1779 में इंग्लैंड में पहला लोहे का पुल और 1790 में पहला लोहे का जहाज बनकर तैयार हो गया यार। अब लोहे के जहाज भी बन गए और लोहे के पुल भी बनने लग गए। इसका प्रतिफल भी ये रहा कि जो है इससे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, मशीनों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लग गया। परिणाम ये रहा कि जो औद्योगिक क्रांति आने में सहयोग मिला। यहां तक हो गए। मेरे को ये बताओ, तारी क्लास तो नहीं अगली भाई? कोई 11:15 बजे क्लास, 11:15 बजे क्लास तो नहीं है? 5-7 मिनट और लूँ तो, और किसी बालक की हो भाई?
तो ठीक है, ये टॉपिक में पूरा यार तक तो पूरा करा दूं हूँ ना, तो दूसरा लेक्चर लेना पड़ेगा। यार बतेरा हो गया। चलो मैं 5-7 मिनट जल्दी जल्दी करा देता हूँ, 10 मिनट तो लगेंगी। अब कुछ और परिवर्तन भी हुए। देखो, एक चीज से हम वो दो क्रांति नहीं मान सकते। बड़े पैमाने पर जो है वस्त्र उद्योग में चेंजिंग होना, जो है वाष्प शक्ति, चाहे उसमें जो है भाई, चाहे बिजली का प्रयोग हो, चाहे पेट्रोल का प्रयोग हो, चाहे डीजल का प्रयोग हो, कोई भी प्रयोग हो बेटा, सारे प्रयोग जो है अलग अलग हैं। चाहे लोहे और कोयले का प्रयोग होया हो, अब जो है परिवर्तन हुआ किसमें? परिवहन और संचार के साथ में परिवर्तन हुआ। सबसे पहले कहते हैं कि सड़कों का निर्माण हुआ, सड़क बनी, नहर बनी, रेलवे आई। इन सारे में परंपरागत स्थान की बजाय नई चीज आई। इसमें कहते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यक्तिगत प्रयास किए, उद्योगपतियों ने अपना खाता सड़क बनाई, अपने कारखानों से सड़कें निकाली। और जो है जब व्यक्तिगत प्रयास हुए ना, तो यहाँ कहते हैं कि एक ट्रस्ट बनाई गई, कुछ लोगों का एक समूह बना, एक संगठन मान सकते हो। उन लोगों ने सड़क निर्माण के लिए टोल लगा दिए, टोल टैक्स। याद आई जो हमारा टोल टैक्स कर लाग रहे हैं, भारतीय टोल टैक्स, ये इंग्लैंड में बहुत पहले लागे, फिर हटा दिए इन सारे ने, उनने सरकार बनाने लगी बाद में। टोल टैक्स बनाए, ये मारे जो ये नरे जो लूट खसोट के धंधे तो रखे हैं, जबकि सरकार का उत्तरदायित्व तो होता था, उनने उस टाइम बना दिए थे, तो टोल टैक्स बने। अब जो है इनने सड़क बनाई, लेकिन भाई जो इसमें क्या था, इन्होंने सड़कें जो बनाई ना, उसका निर्माण कम था, सड़कें कम बनी थी, और जो है लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ा था इन पे, इनकी एक सीमाएं थी। अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने मैक एडम एक सड़क इंजीनियर था, उसको जो है सड़क बनाने के लिए 1815 में उसको नियुक्त कर दिया। जब उसको नियुक्त कराया ना, तो उसने क्या करा, उसने कुछ लोगों को और भी इकट्ठा करा, और उसने सड़क बनाने की नई विधि ईजाद कर दी, जो एक क्रांतिकारी कदम था। सबसे पहला तो बड़े पत्थर गिरे, आपने देखा हो सड़क बनते मोटे मोटे पत्थर गिरे हैं, उसका बाद छोटे पत्थर रोड़ी गिरे हैं, ताकि वो, और फिर उसको ऊपर धरती धकेल रोड रोलर धकाया उसमें, जो बार बार फेरेंगे उस पर। फिर जो है बिल्कुल बारीक जो है आप जिसको क्रेशर का आगरा, और उसमें तारकोल गिरा करें, या विधि उसने अपनाई। इस विधि से कहते हैं कि इसकी सड़कें जो थी ना, सड़कें तो तेजी से बन लगी, टिकाऊ बन गई, अरे भाई भारी वाहन कुकरे भी आओ जाओ। और इसमें गिले गिले जो आप कल देखे होंगे आपने, पुल का दोनों साइड पानी का तो निकासी खातर या तो पुली बना दी, कह नाली बना दी, कह पाइप डाल दी उसके नीचे। बेटा ये सारी चीजें जो है उसके द्वारा वहां उसमें की गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, पुल भी बन लग गए भाई, सुरंग भी बन लगी, नहर भी बन लगी। और ये जो सड़कें थी ना, इन सड़कों को नहरों से जोड़ दिया, शहरों से जोड़ दिया, इनको बंदरगाहों से जोड़ दिया। सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया कि जो है यातायात के साधन के रूप में भी प्रयोग हो, और साथ में उद्योगों के लिए माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। एक मैं सिंपल ही बात आपा करा, बेटा रोड टूटे हुए होंगे तो क्या होगा, आने जाने में दिक्कत होगी, आने जाने में दिक्कत होगी। अब आने जाने में दिक्कत होगी तो मर गया आदमी अगला, तो भाई अगला आदमी तो ऑटोमेटिक मर गया, माल भी टूट फूट कर जाएगा, टाइम पर नहीं पहुंचेगा, सारी चीजें जो है उसको दिक्कत होती थी। अब क्या हुआ, अब कुछ और चेंज हुए, फिर नहरों का निर्माण होता है। यहाँ नहरें, इंग्लैंड में कहते हैं कि नहरों के लिए भारी उद्योग जो स्थापित थे, नहरों के किनारे बसे हुए थे। अब क्या किया इन लोगों ने, इंग्लैंड में नहरों को, एक नहर को दूसरे नहर से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। इस दिशा में कहते हैं एक भूमिपति है, कोयला खदान के स्वामी और भूमिपति ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर ने ब्रिडले की मदद से
ब्रिज वाटर से मैनचेस्टर तक 11 मील लंबी नहर का निर्माण कर दिया। बेटा नहर का निर्माण इसने तो कर दिया, इसकी देखी एक बर्मिंघम को जोड़ दिया। मैं आपको कुल मिला के एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहरें जो है, नहरों से पूरे के पूरे देश को जोड़ दिया आपस में। इनके बारे में एक बात और भी कहावत है, इंग्लैंड में कोई भी एरिया है ना, समुद्र तल तक 70 मील से ज्यादा नहीं था, और नदियों से जो 30 मील से दूरी गणी नहीं थी किसी की भी, शहरों के आपस में। शहर भी क्योंकि समुद्र तक चारों तरफ घिरा हुआ एरिया है, तो नहरों का निर्माण किया गया एक स्थान से दूसरे। अभी नए को बात और देखियो खासियत, मैंने आपको पहले कहा था कि हम पानीपत, मैंने शायद तारी क्लास नहीं थी, पानीपत में आप जब जाओ ना, इन नदियों के ऊपर पहली नदी इस साइड से आती है, उस पे खड़े होकर एक साइड पुल देखना। एक तो हमारे वाला पुल बन लग रहा है बिल्कुल जो है नदी के ऊपर बना रखा है, और वो पानी उसके जो ज्यादा 2 फुट नीचे होगा, उसके सामने ब्रिटिश कालीन एक पुल बनाया गया है, उन्होंने बनाया था। वो देखना, वो नदी के बहाव, पानी का जो बहाव है उससे 10, 12, 15 फुट भी ऊपर हो सके, 12 फुट तो आम है। इसकी सहायता से क्या था बेटा, इन लोगों ने नदियों को यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग किया, और कहते हैं नहरों के निर्माण के लिए सरकार ने खुद प्रयत्न किए। 81 कानून 1790 से 94 के बीच में लाए। परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े नगरों को नहरों से जोड़ दिया, और गिल्ला गिल्ला सड़कों से जुड़ रहा है। इसके बाद आई यहाँ रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा यहाँ। कहते रेलवे 19वीं शताब्दी में लोहे की पटड़ी बिछने लगी भाई। यहाँ 1801 में एक रेलवे कंपनी ने एक ठेका ले लिया, कंपनी का नाम नहीं आता, उसने 2 नगरों के बीच में पट्टी बिछाना काम करा। ये नगर के नाम है बेड्सवर्थ और क्रॉपडॉन नामक 2 नगरों के बीच में बिछाने की बात होगी, बिछा दी चलो इनने। अब क्या हुआ, कहते कि 1821 तक 20 कंपनियां थी जिसने नहरों के बीच, नहरों का गिल्ला है। देखो इन एक योजना बनाई थी, मेरी गौर से सुन लें, ये भारत में बनाई थी अंग्रेजों ने। बेटा सड़क, रेल और नहर, भारत में इतना नहरों का नहीं हो सका, लेकिन ये 2 जरूर थी। इंग्लैंड में नहर मार्ग, सड़क मार्ग और जो है रेलवे मार्ग, इनको इस प्रकार से बनाया गया कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना दी। रेलवे और सड़क इनकी साथ साथ चलती हैं। नहरों के ऊपर भी वो काम कर रखा, जहां नहरें थी उनके साथ साथ जो करीब अपने जो, अगर पानीपत वाली नहर के ऊपर देखेंगे तो सोनीपत दिल्ली चलाई जाती है नहर। तो इस प्रकार से जो है इन लोगों ने नहरों का एक जाल बिछा दिया। इन लोगों ने क्या करा, कहते कि सबसे पहले घोड़ा गाड़ी से रेलवे को खींचा गया। एक काम 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने एक इंजन का आविष्कार किया। अब जो है देखते 25 सितंबर 1825 में लोकोमोशन इंजन से 400 फीट लंबा और 500 यात्रियों को खींचकर दुनिया में आश्चर्य फैल गया। रेल आ गई 400 फीट लंबी और 500 यात्री बैठे हैं, एक इंजन की सहायता से खींचे जाने लग गया। धीरे धीरे जो कहते हैं कि इससे रेलवे में तेजी आएगी। अब बेटा यो चेंजिंग है, अब इतनी चीजों को, यानी माल ढोने में कितना काम आया भाई, आदमी तो जान लग रहे हैं माल। अरे जो पहला इतनी गाड़ी जाया करती भड़बड़ांदी, अब रेल जान लगी, रेल में माल जान लग गया। परिणाम ये हुआ कि इससे यातायात के साधनों के विकास से औद्योगिक क्रांति आने में सहयोग मिला। कारखानों में डायरेक्ट कच्चा माल, तैयार माल, कोयला, मशीनें, आदमी सब कुछ जान लग गया। वाष्प चालित जहाज, नहरों से दूरी की बचत हुई। नहरा तो ठीक है भाई, दूरी की बचत हुई, वो 2 काम कराया करते, एक बहाव के साथ साथ भी माल ले जाया करते। अब क्या हुआ, अब कहते हैं कि बेटा नौकायन में भी जो है वाष्प चालित ये मशीन, पहला तो हाथ चलाया करते भाई, जहाजा में चापू चाल्या करता, ले भाई आदमी का नहीं ला गया करती। अब क्या हुआ, अब जो है इनमें भी इंजन धरने लग गए। वाष्प शक्ति
का प्रयोग करने लग गए इंजन में भी। कहते हैं वाष्प शक्ति यानी नौका का आविष्कार का श्रेय अमेरिका के फुल्टन नामक व्यक्ति को जाता है। अब दुनिया की जो है हैरत में डाल दिया इन लोगों ने, नौका में इंजन लगा दिया 1807 ईस्वी में। इससे क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने देखा, लोगों ने भाई ये तो प्रयोग बड़ा गजब है, तो लोगों ने देखी देखी जहाजों में इंजन लगाना प्रारंभ कर दिया। अरे बेटा जब ये जहाजों में इंजन लगे, लोहे के जहाज, बड़े बड़े जहाज बन लगे, तो इससे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और तेजी से ले जाना, एक तो टाइम बना लिया, आता तो भाई आता तो एक आराम से चल लगा, इसकी सहायता से बड़ी तेजी से चलने लग गया। डाक व तार प्रणाली देखो औद्योगिक क्रांति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। डाक व तार कहते 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में चेंजिंग आई। रोलैंड हिल नामक एक अंग्रेज था जो अंधा था, उसने जो है यह डाक प्रणाली को, आधुनिक प्रणाली को चालू कराया। देख लो आप, अंध आदमी ने चालू कराया, जिसको हम ये कहते हैं भाई कुछ नहीं कर सकता, बहुत देखो कितना बड़ा काम कर दिया उसने। जो है कहते हैं कि एक पेंस की एक टिकट, ऐसा काम होगा, इंग्लैंड में पत्र कहीं भी भेजा जा सकता था। और 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने एक तार प्रणाली का आविष्कार किया। तार का मतलब क्या आ रहा है, एक तो टिकट सिंपल जाएगी और तार के थोड़े पीछे फालतू लागेगी और जल्दी पहुंच जाएगी। शीघ्र ही अमेरिका, यूरोप, इनके बीच में केबल भी बिछा दी भाई। और 1776 में ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार भी कर दिया। और आज के टाइम में देखा तो भाई फोन भी आ गई, वायरलेस भी आ गई, यहीं बैठे बैठे अमेरिका में कांटेक्ट होने लग गया, इंग्लैंड में कांटेक्ट होने लग गया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन देशों में, सारे देशों में कांटेक्ट होने, वहां के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहां कांटेक्ट करने लग गए। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल जाना आना सुगम हो गया। यहाँ तक फोन कर दिया, डाक टिकट भेज दी, मन ने इतना माल चाहिए, फोन कर दिया, मन ने इतना माल चाहिए, गाड़ी में कमी आएगी, फोन कर दिया कि भाई गाड़ी में कमी आएगी, इंजीनियर भेज दो भाई, जो है माल इतना चाहिए, कच्चा माल चाहिए, लिया भाई। तो टेलीफोन की सहायता से, और जो है ये बेटा जो डाक प्रणाली आई ना, इसकी सहायता से औद्योगिक क्रांति को बल मिला और बड़ी तेजी से हुई। तो कुल मिला के मैं ये कहूं, इन सभी प्रयत्नों से जो है औद्योगिक क्रांति आने में सहयोग मिले। तो अब ये बताओ, समझ में आ गया कि मैं भाई? कर लोगे यहां तक? बोर हो गए? मैंने लग गया, मगर बोर हो गए बालक भाई। चलो बढ़िया बेटा, बोर नहीं